हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना। शुरुआत करते हैं हम लोग कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया और 1 फरवरी 2024 को लगातार छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा अभी रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है आरईसी लिमिटेड ने। ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत दिया जाएगा। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है कृत्रिम। इसके अलावा 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड करेगा और नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया गया। इसके अलावा भारत का पहला रिसर्च सैटेलाइट कैंपस ये उज्जैन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, स्थापित किया जाएगा और सांभर महोत्सव राजस्थान में मनाया जा रहा है। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक भोपाल मध्य प्रदेश में हुई और ब्रिटेन में प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक, डॉक्टर तन्मय भारत, इन तीनों को भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावतनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले बता दूं इसकी फ्री क्विज और फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। वीकली क्लास भी हुई है। वीकली करंट अफेयर हर संडे को होता है लाइव क्लास, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाकर के वीकली रिवीजन भी अपना कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। 9वीं बार ये सीएम बने हुए हैं नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू पार्टी से हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं। ये इनका गठबंधन था आरजेडी से और ये गठबंधन ये तोड़ दिए हैं और उसके बाद ये एनडीए से गठबंधन कर लिए हैं। ठीक है, और एक बार फिर से अब मुख्यमंत्री बन गए। मतलब पहले भी यही मुख्यमंत्री थे, लेकिन अलायंस इनका दूसरा था। तो वहां से ये तोड़े अलायंस, उसके बाद जाकर राज्यपाल को इस्तीफा दिए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं वहां पर। वहां से इस्तीफा देने के बाद, यानी कि सरकार को स्थगित करने के बाद, भंग करने के बाद, एनडीए से फिर से जाकर जुड़ करके इन्होंने एक बार फिर से बहुमत अपना दर्शाया राज्यपाल को और दोबारा से ये सीएम पद की शपथ ले लिए। और वहीं दो नए डिप्टी सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। तो कुल मिला जुला करके नीतीश कुमार सीएम थे, अभी सीएम फिर से बन गए हैं। बस ये संख्या बढ़ गई है, उसके बाद डिप्टी सीएम चेंज हो गए हैं। मतलब कितना बार बताओ, ये इधर उधर जाते रहते हैं। और दुख की बात यह है कि झेलना यहाँ पर बिहार की जनता को पड़ता है, क्योंकि बिहार की जो जनता है, पब्लिक है, उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। वहां पर जितने भी है ना, सब बस यही है कि सत्ता कुर्सी मिलता रहे बस। एक कोई कहेगा कि मर जाएंगे कि तो, लेकिन उस पार्टी में नहीं जाएंगे। फिर वहीं दूसरी पार्टी ये कहती है कि हमारे लिए इनके सारे रास्ते बंद हो गए। उसके बाद फिर जब चुनाव लड़ना होता है पता लगता है फिर आ गए साथ में। तो ये वहां पर चलता रहता है। यहाँ पर एक सहूलियत हम लोग के लिए भी करते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री वाला पेज नहीं बदलना पड़ता है। नीतीश कुमार फिलहाल 9वीं बार ये बन चुके हैं सीएम। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी यहाँ के गवर्नर हैं। बिहार आपको यहाँ पर दिख जाएगा मैप में, पटना इसकी राजधानी है। यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, भीमबंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है, जाट जटिन डांस यहाँ का लोक नृत्य है, झुमरी डांस है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। 38 जिले हैं, 40 लोकसभा की सीटें हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी को लेकर के इस बार चुनाव होना है लोकसभा का, है ना। राज्यसभा में 16 सीट यहाँ से जाती है, 243 सीट विधानसभा में जाती है। अच्छा, आप लोग जो है ना इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस मुद्दे पर कि क्या यहाँ पर बिहार की जनता के लिए कभी कुछ फायदा होने के लिए बात होती है, कभी क्या स्टूडेंट्स के लिए या बाकी लोगों के लिए कोई बात होती है कि बस केवल कुर्सी बस इधर उधर चेंज होता रहता है। और मुझे बस एक तत्कालीन एग्जाम्पल याद आ रहा है कि अब देखो पाकिस्तान जो है वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक के 70-75 साल के इतिहास में आज तक वहां पर कोई भी एक प्रधानमंत्री अपना 5 साल का भी कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया है। वहां पर भी सत्ता समय समय पर से उलटती पलटती रहती है। तो इससे चीजें डिस्टर्ब होती हैं। जैसे आप मान लो कि 2 से 3 साल में
जब सरकार बदल जा रही है, ये सरकार ही बदलना हुआ, ये सीएम नहीं बदल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार नहीं बदल रही है। एक्चुअली में पूरा पूरा मंत्रिमंडल जो होता है वो पूरा बर्खास्त किया जाता है। डिप्टी सीएम बदल गए, बहुत सारे मंत्री बदल गए, तो समझ लो जिनको जो विभाग मिला रहेगा आएंगे, वो पहले लगेगा उनको 6 महीने समझने में कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर कौन सी योजना चल रही है, कहाँ पर क्या चीज़ चल रहा है। उसके बाद 6 महीने आगे क्या लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पता लगेगा, फिर अगले 6 महीने में बदल गए, है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि बिहार आपको हर एक रैंकिंग में नीचे देखने को मिलता है। ये बहुत दुख की बात है। इस पर आपकी क्या राय है एज ए स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया? तो संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने। नवीन पटनायक जी, देखो एक ये भी सीएम है। यहाँ पर नवीन पटनायक के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, और महामैराथन वाली सीरीज में भी रिवीजन करवाया हुआ है कि ये दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले ये सीएम है। सबसे स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर है, मतलब 5 बार से लगातार सीएम है ये, और लगातार मतलब इनकी पार्टी भी है, और पूरा पूरा ये वहाँ पर सीएम है। तो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने अभी समलेई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है संबलपुर में। और समलेई जो प्रोजेक्ट है इसका फुल फॉर्म भी होता है, क्या फुल फॉर्म होता है? ये समलेश्वरी टेम्पल है एक वहाँ पर, माँ समलेश्वरी मंदिर, तो उसी के एरिया के डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया है। तो समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव, ये परियोजना है, ये प्रोजेक्ट है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी भाग में एक धार्मिक केंद्र है संबलपुर में, तो वहीं पर श्री समलेश्वरी जी के मंदिर परिसर को डेवलप करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? ओडिशा के सीएम के द्वारा। ओडिशा अगर आया है तो देखिए आप मैप में, यहाँ पर है ओडिशा। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक जी बीजेडी, बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं। चिल्का झील यहाँ पर है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, भारत की पहली रामसर साइट चिल्का लेक ही है। अंशुपा लेक है, कांजिया झील है, सिमलीपाल, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा लोक नृत्य में घुमरा, छाऊ, सांवरी, पैका, गरुड़ वाहन ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। 30 जिले यहाँ पर हैं। विधानसभा में 147 और लोकसभा में 21 सीट यहाँ से जाती है, और राज्यसभा में 10 सीट यहाँ से है। आगे, हाल ही में कन्नूर में बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया? तो दोस्तों कन्नूर पड़ता है केरल में, तो यहाँ पर बोले जाने वाली एक भाषा है मधिका, ये विलुप्त होने की कगार पर है। स्थिति ये है कि आज के टाइम पर केवल 2 व्यक्ति हैं जो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये विलुप्त की कगार पर है। यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल भी आपको दिख जाएगा, विद जस्ट 2 स्पीकर्स लैंग्वेज इन कन्नूर इज ऑन द ब्रिंक। तो ये बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है। दोनों लोग जो बोलते हैं वो बुढ़े हो चुके हैं, देख ही रहे हो आप। तो ये जो लैंग्वेज है एक्चुअली में ये मिक्सचर है, ये तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिक्सचर है। ये चकलिया समुदाय के द्वारा बोली जाती है, और चकलिया समुदाय के द्वारा मधिका जो बोली जाती थी अब ये विलुप्त होने की कगार पर है। पहले सदियों पहले कहा जाता था कि ये कर्नाटक में बोली जाती थी, वहां से कन्नूर में स्थानांतरित होगी, और अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। तो चकलिया कम्युनिटी के बारे में बात करें तो ये कम्युनिटी खानाबदोश होती थी। इसके लोग तिरुवेंकटरमन और मरियम्मा के उपासक हुआ करते थे, ठीक है। और अब फिलहाल मधिका लैंग्वेज आप ध्यान रखना है, ये विलुप्त होने की कगार पर है। वैसे भाषा की बात आई है तो भारत में 8वीं अनुसूची के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जो अनुसूचियां हैं उसमें 8वीं जो अनुसूची है, ठीक है, उसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 69वें फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता? तो दोस्तों 69वां फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा की गई है, और इसमें बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता है शिल्पा राव ने। देखो फिल्म फेयर फेस्टिवल ये भारत में बहुत बड़ा फिल्म महोत्सव होता है, हालांकि इस पर आरोप लगते आए हैं समय समय पर। तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है विनर्स की, जिसमें जो आपको याद रखना है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बेस्ट फिल्म पूछा जाता है तो 12th फेल मूवी जो है ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है, और अगर आपने नहीं देखा है तो इसको समय निकाल करके देखिए जरूर। सभी स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर चुना गया है, और ये लीडिंग रोल में ये बेस्ट एक्टर चुने गए हैं, है ना। तो ये एनिमल मूवी से इसमें इनकी एक्टिंग के लिए इनको मिला है। आलिया भट्ट जो है ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं फीमेल।
बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स की कैटेगरी में रानी मुखर्जी को चुना गया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल, यानी कि ये ऊपर वाली जो मूवी थी इसको बनाने के लिए, डायरेक्शन के लिए, और विक्रांत मैसी ये 12th फेल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के लिए चुने गए हैं। ठीक है, तो ये 6 तो कम से कम आपको याद ही होना चाहिए। और 69वां संस्करण था फिल्म फेयर अवार्ड का, और इसको इस बार स्पॉन्सर किया था हुंडई ने। अगला, किस कंपनी ने दुनिया की पहली मेथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज लॉन्च की? तो दोस्तों अभी मेरसक नाम की एक कंपनी है, इसने दुनिया की पहली मेथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज लॉन्च की है। मेरसक कंपनी, ये जो जहाज आपको दिख रही है इसकी खास बात यह है कि ये मेथेनॉल से ऑपरेट होती है। जब मेथेनॉल, वो भी ग्रीन मेथेनॉल से जब ये ऑपरेट हो रही है तो इसका मतलब है कि कार्बन का एमिशन बहुत कम मात्रा में कर रही है, या कहें ना की मात्रा में लगभग कर रही है। तो कोपेनहेगन डेनमार्क में ये अभी लॉन्च किया गया दुनिया का पहला मेथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज। इसने पहली यात्रा शुरू की। पहली यात्रा इसका उल्सान दक्षिण कोरिया से कोपेनहेगन डेनमार्क तक की रही, 21,500 किलोमीटर की। तो ये एक कंपनी है एपी मोलर मैर्सिक, इसने दुनिया की पहली ऐसी जहाज लॉन्च की हुई है। अब यहाँ कार्बन उत्सर्जन की बात आ रही है, जीरो कार्बन उत्सर्जन या कहें हरित की बात आ रही है। तो जब भी हरित वगैरह या पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चीजें आए तो आप कॉप सम्मेलन याद रखिएगा। कॉप 28 कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, ठीक है ना, यूएई में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा कॉप 27 इससे पहले जो हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था। दूसरी बात, भारत जो है ये 2070 तक टारगेट बनाया है, जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाएगा। और बाकी देशों से भारत आग्रह किया है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े देश जो हैं वो 2050 तक हो जाएं। हालांकि भारत ने अपील की है, देखना ये होगा कि वो लोग होते हैं कि नहीं। इसके अलावा जो तीसरी बात ये है कि हरित से याद आ रहा है मुझे कि ग्रीन स्टेट बनने की घोषणा जो है वो किसने की थी? हिमाचल प्रदेश ने। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखते चलिए, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना आपके लिए, 27 से 31 जनवरी तक जनवरी विजडम सेल ऑन हो चुका है टेक्स्ट बुक का, और इसके तहत अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास लेते हैं ईयरली का तो मात्र 269 में मिलेगा, और टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो 314 रुपए का आपको पड़ेगा। ये दोनों ही अगर आप लेते हो तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है MGT, तभी ये डिस्काउंट मिल पाएगा। और टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट जो है ये सॉल्व करना शुरू कर दो जिनका भी एग्जाम लगा हुआ है, क्योंकि मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आपका एक तो स्पीड बढ़ता है, दूसरी चीज़ें आपको ये भी पता चलती है किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं और कितने समय में उसको टैकल करना होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के टेक्स्ट बुक पास जो है वो ले सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 28 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो दोस्तों पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया 28 जनवरी को। डायमंड जुबली कब होती है? डायमंड जुबली होती है जब 75 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तब। देखो सिल्वर जुबली मतलब होता है 25 साल, गोल्डन जुबली बनाते हैं जब 50 साल हो जाता है, और डायमंड जुबली बनाते हैं जब 75 साल हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ जब 100 साल कंप्लीट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चलिए, तो यहाँ पर पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया ये समारोह जो था, साथ ही साथ भारत सरकार ने कुछ और सौगातें भी दी, जैसे 800 करोड़ रुपए और अप्रूव किए हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को एक्सपेंशन के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का और विस्तारीकरण किया जाएगा और इसको बढ़िया से बनाया जाएगा। तो 800 करोड़ रुपए और मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की है पीएम मोदी ने, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में है। अच्छा, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, लेकिन इसका उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यही वजह है कि अभी 28 जनवरी को ही इसका हम लोग मनाए 75वां वर्षगांठ या कहें कि डायमंड जुबली मनाए हैं, ठीक है ना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं और 33 अन्य जज होते हैं। टोटल 34 स्ट्रेंथ होती है आज के टाइम पर, ठीक है। आज के टाइम पर क्षमता जो है वो 34 है मैक्सिमम, और एक इसमें मुख्य न्यायाधीश हैं। DY चंद्रचूड़ जी इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये 50वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 50वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात आए, क्या अभी तक किसी महिला को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? नहीं। अभी आगे लिस्टेड हैं BV नागरत्ना जी, VV नागरत्ना, ये आगे बन सकती हैं, लेकिन इनका बनने में अभी टाइम लगेगा, 2027 में बनेंगे। तो 2027 में भारत को पहली लेडी CGI मिलेगी, ठीक है ना। आगे,
हाल ही में एयरबस ने H125 नागरिक हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों एयरबस कंपनी ने अभी हाल ही में टाटा ग्रुप के साथ एक डील करी हुई है H125 नागरिक हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए। आप सबको पता है इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे और 26 जनवरी को वो हमारे मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पर उसी समय एक और डील हुई एयरबस के साथ, टाटा ग्रुप के साथ। ये बात हुई है कि इस डील में क्या किया जाएगा, ये हेलीकॉप्टर आकर के इंडिया में बनाएंगे। तो ये मेड इन इंडिया होगा, मतलब भारत में बनाया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में इसका प्लांट स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर बनाया जाएगा। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस दोनों मिलकर के काम करेंगे, दोनों कंपनियां इसमें बनाएंगी। 40 ऐसे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाए जाएंगे और H125 हेलीकॉप्टर भी बनाए जाएंगे, जो कि एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होता है। क्लियर है? अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की घोषणा की? तो भारत सरकार जो है ये फिलीपींस से डील किया ही था, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था इसके बारे में। तो भारत सरकार जो फिलीपींस के लिए डील की थी ना ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए, वो डील बिल्कुल फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। डीआरडीओ ने ये घोषणा करके बताया है कि भैया हम बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, अब जब भी आपको कहिए हम डिलीवर कर देंगे। तो ये फिलीपींस के साथ डील हुई थी। भारत फिलीपींस को ये एक्सपोर्ट करने जा रहा है और बहुत बड़ी डील है। मतलब आप आज तक सुनते थे भारत केवल आयात करता था मिसाइलों का या बाकी चीज़ों का, लेकिन भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको भारत एक्सपोर्ट भी अब करने जा रहा है और डीआरडीओ ने इसे बना दिया है। डीआरडीओ ने कहा है कि अगले 10 दिनों में हम डिलीवर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जब कहो फिलीपींस वाले हम आपके पास भिजवा देंगे। 375 मिलियन यूएस डॉलर की ये डील हुई थी और डीआरडीओ की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील थी ये। तो फिलीपींस के साथ ये डील हुआ था, ये बात ध्यान रखना। अगर हम लोग सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मसिस्ट्रोनियो के बीच में एक डील था। एक्चुअली में ब्रह्मोस जो नाम रखा गया है ना, ब्रह्मोस, ये दो नदियों के नाम पर नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की नदी है, जानते हो, सबसे चौड़ी नदी। इसके अलावा रूस की है मॉस्कोवा नदी। तो इन दोनों के नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मैंने आपको उस दिन सबसोनिक, सुपरसोनिक, मोनोसोनिक और हाइपरसोनिक बताया था। सुपरसोनिक मतलब 1 मैक से 5 मैक के बीच में स्पीड अगर हो तो वो सुपरसोनिक होती है। मैक बोले तो ध्वनि की स्पीड का गुना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चेन्नई पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो दोस्तों अभी 47वां चेन्नई पुस्तक मेला आयोजित किया गया और 47वां यानी कि संस्करण रहा इसका। तो ये चेन्नई में होता है, काफ़ी फेमस होता है, काफ़ी इससे इकोनॉमी यहाँ पर भी बूस्ट होती है। तमिलनाडु में काफ़ी बड़ा एक हिस्सा निभाता है। तो यहाँ पर YMCA मैदान में 1000 से ज़्यादा स्टॉल इसके लगाए गए थे और चेन्नई के नंदनम में ये 47वां संस्करण था। इसका उद्घाटन उदयनिधि स्टालिन जी ने किया, जो कि तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री हैं। किसके द्वारा ये आयोजित किया गया? तो इसको BAPASI बापासी के द्वारा, यानी कि बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया के द्वारा ये किया गया इसका आयोजन। ठीक है ना? अगला, भारत और किस देश के बीच सदा तंसीक नामक सैन्याभ्यास शुरू हुआ? तो सदा तंसीक नाम का सैन्याभ्यास जो कि पहली बार होने जा रहा है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हो रहा है। भारत और सऊदी अरब के बीच में अब तक आप सुनते थे अलमोहद अल हिंदी सुनते थे, अल हिंदी, लेकिन इस बार पहली बार सदा तंसीक शुरू हुआ है, एक्सरसाइज सदा तंसीक। तो ये राजस्थान में हो रहा है, 29 जनवरी से शुरू हुआ है और 10 फरवरी तक चलेगा। पहला इसका संस्करण है। दोनों ही याद रखना आप, सदा तंसीक और अलमोहद अल हिंदी। क्लियर है ना? चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने हमारी पुस्तक नहीं अभी तक ऑर्डर की है तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की जो बुक है इसको आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजन पर जा करके। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें जनवरी से दिसंबर तक का पूरा डिटेल करंट अफेयर का कॉन्टेंट है। इसमें आपको ये इंडेक्स आपको दिख रही है, इसमें हर एक प्रकार के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है साल भर का। तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी है और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, स्टैटिक भी है। और ये पुस्तक अमेजन पर टॉप रेटिंग वाली पुस्तक चल रही है, 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग चल रही है। इसको जा करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। लोगों के रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगे कि उसमें क्या कुछ मिल रहा है। अभी तक कोई भी इसका नेगेटिव रिव्यू नहीं देखने को मिला है, मतलब कि ये अपनी तरफ से हमने पूरा परफेक्शन दिया हुआ है। बाकी
आप जाकर के रिव्यू वगैरह पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको ऑर्डर कीजिए। अमेजन पर ये अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। लास्ट डे के अगर क्वेश्चन की बात करें तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। ये मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका आंसर है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों विजय माला बाली को और एम वेंकैया नायडू जी को और पद्मा सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें अगर तो आज आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। इसके अलावा नाटो में कुल कितने सदस्य हैं। दोनों क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आप जरूर कीजिएगा। इसके बारे में डिटेल अगर पता हो तो डिटेल भी जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।